Assalamualaikum to all your students. Hope so you all will be fine. आज का हमारा सब्जेक्ट है MGT 504 जिसकी हम करेंगे फाइनल एंड प्रिपरेशन और ये सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिजाइन प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। अच्छा जी, इसमें मैं आपको लेक्चर वाइज की प्रिपरेशन करवा रही हूँ फ्रॉम लेक्चर नंबर 19 टू 45 ऑल, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो में सारे ही लेक्चर्स आपको कवर करवा दूं। आपने बस क्या करना है, ध्यान से सब लेक्चर्स को सुनते जाना है और समझते जाना है। आपके ये जो इतने मुश्किल 3 हैंडआउट्स आपको प्रोवाइडेड किए हुए थे ना, ये इन्हीं की मैंने एक समराइज्ड फॉर्मेट बनाया है, यानी कि इनको मैंने जो मेन चीजें थी ना हर लेक्चर में समझने वाली उसको एक्सप्लेन करवा दिया ताकि आपके पेपर की अच्छी से तैयारी हो जाए कम वक्त में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर लेसन नंबर 19। लेसन नंबर 19 में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नॉलेज मैनेजमेंट। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो नॉलेज मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल कैपिटल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फोस्टर इनोवेशन एंड गेन कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है, अगर आपकी डेफिनेशन आती है तो आपने यही लिखना है कि नॉलेज मैनेजमेंट वो निज़ाम, वो तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी इदारे के जहनी सरमायाकारी, उसकी जमा जो कुछ भी हो उसको महफूज करते हैं ताकि जो जो कुछ भी हम लोग उसको महफूज करके रखें उससे हम लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फ़ायदे हासिल कर सकें। नेक्स्ट है की कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअल कैपिटल एज कोर एसिड फ्रॉम पेज नंबर 74। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल कैपिटल एज कोर एसेट। आज के दौर में कंपनीज का सबसे बड़ा एसेट एम्प्लॉयज का इल्म और तजर्बा है, यानी कि आज के दौर में कहा जाता है कि जॉब उन्हीं को मिलेगी जिनके पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा और इल्म, अच्छी डिग्री है, और ये मेन एसेट होता है। जब आपकी वर्क करने वाली टीम ही क्वालिफाइड नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे करेगी? अगर टीम अच्छी होगी तो कम रिसोर्सेज से आप ज़्यादा रिसोर्सेज की बजाय ही अच्छा गेन कर पाओगे। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल ना सिर्फ कैश या मशीनरी से ज्यादा अहमियत रखता है बल्कि इनोवेशन और कम्पिटिटिवनेस की बुनियाद भी है। ठीक है, ये आपके लेक्चर नंबर 19 से था। इसके अलावा शेफ नॉलेज ऑफिसर CKO, ये आप फुल फॉर्म इसके याद कर ले, MCQs बन सकते हैं कि CKO स्टैंड्स फॉर शेफ नॉलेज ऑफिसर। इसके रोल और इम्पोर्टेंस क्या होती हैं, यानी कि अ सीनियर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नॉलेज मैनेजमेंट। ये एक सीनियर एग्जीक्यूटिव बंदा होता है जो कि डेवलप करता है और इम्प्लीमेंट करता है नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को, सिस्टम को, कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन KM के अंदर, नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है? इसमें IT, इंटरनेट, इंटरेंट डेटाबेस इल्म के इंतज़ाम को आसान बनाती है, डिजिटल तरीकों से इंफॉर्मेशन शेयर करने में सिस्टम वगैरह ये हेल्प करती है। ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। अच्छा जी, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट promotes continuous learning, adaptation and knowledge sharing among employees is respond effectively to changes। नेक्स्ट है हमारे पास जो इजी है ना, मैं उस पर इतना फोकस नहीं करवाऊंगी कि वो आप खुद भी लिख सकती हो। जो मेन टॉपिक याद करने वाले हैं मैं उसमें आपको डिटेल बता दूंगी कि इसको वीडियो को अभी ही रोक के याद कर लो या गौर से सुन लो। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये आपका बन सकता है 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। तो आपने बेनिफिट्स का अगर आ जाए कि राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, तो इसमें टोटल 4 बेनिफिट्स आपको लेक्चर में प्रोवाइड किए गए हैं। पहला बेटर डिसीजन मेकिंग, दूसरा इंक्रीज इनोवेशन, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, इनहैंस्ड कम्पिटिटिवनेस। नॉलेज शेयरिंग मेथड कौन से? नॉलेज शेयरिंग मेथड क्या करते हैं? बेस्ट प्रैक्टिस टू डॉक्यूमेंट करना, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस बनाना, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस मीन COP बनाना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स का इंतजाम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह का इस्तेमाल करना। लेक्चर नंबर 19 से जो इंपॉर्टेंट MCQs आपके बन सकते हैं वो है कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, इल्म का महफूज करना, शेयर करना। इंटेलेक्चुअल कैपिटल से क्या मुराद है? एम्प्लॉयज का इल्म, स्किल, तजुर्बा जो कंपनी की दौलत है, ये क्या कहलाता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है।
सीकेओ का काम क्या है? इल्म के इंतजाम की पॉलिसी, सिस्टम और कल्चर को डेवलप करना। अच्छा, ये मैंने उर्दू में क्यों लिखा है? बेसिकली मेरा इसका उर्दू में लिखने का मकसद यही है स्टूडेंट्स कि आपको ये याद रहे। जरूरी नहीं कि जो एमसीक्यूज मैंने कॉपी पेस्ट किया एग्जैक्ट उन्हीं वर्डिंग में आए। मेन चीज होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो एमसीक्यूज जैसे भी बना आ जाए, आपको पता है कि भाई ये किस चीज से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो आप उसका करेक्ट आंसर लगा के आओगे डेफिनेटली। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की खसूसियात क्या होती है? हमेशा सीखना, अडाप्ट करना और नॉलेज को शेयर करना। केएम में आईटी का क्या रोल है? इल्म को कलेक्ट, स्टोर और शेयर करने का डिजिटल जरिया क्या कहलाता है? नॉलेज मैनेजमेंट में आईटी का रोल। केएम के दो फायदे बताएं। नॉलेज मैनेजमेंट के दो फायदे हैं, बेहतर फैसले कर सकते हो और इनोवेशन बेहतर कर सकते हैं। बेस्ट, अच्छा जी, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस सीओपी क्या है? लोगों का वो ग्रुप जो अपने तजुर्बात और इल्म शेयर करते हैं, क्या कहलाते हैं? कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन देखें लेक्चर नंबर 19 से, तो क्या बन सकता है कि अगर एक कंपनी में एम्प्लॉयज अपना तजुर्बा शेयर नहीं करता तो केएम कैसे मदद करता है? आपका इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली इसी तरह के ही बने आते हैं। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन अगर बन जाता है तो आपने क्या देना कि केएम सिस्टम जैसे डिजिटल डेटाबेस, सीओपी और रिवार्ड सिस्टम एम्प्लॉयज को इनकरेज करते हैं तो वो अपना इल्म शेयर करते हैं। सीकेओ और सीआईओ में फर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का ये बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन सीकेओ एंड सीआईओ। तो सीकेओ इल्म के इंतजाम का जिम्मेदार है। सीकेओ क्या करता है कि जो भी नॉलेज हो उसको कैसे अरेंज करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि सीआईओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का इंतजाम करता है, ठीक है? सीआईओ का तल्लुक किससे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और सीकेओ का किसका है? नॉर्मल इल्म के साथ। लेसन नंबर 20 हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन साइज। ऑर्गेनाइजेशन साइज रेफर टू द magnitude of organization typically measured by the number of employees, total assets, sales volume or market share. Key concept: size of contextual डायमेंशन। ऑर्गेनाइजेशन साइज एक कॉन्टेक्चुअल डायमेंशन है जो स्ट्रक्चर डायमेंशंस जैसे फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। बड़ा साइज ज्यादा फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन ले आता है। एडवांटेजेस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि एडवांटेजेस लिखें और डिसएडवांटेजेस लिखें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप बस ये याद रख लो, इकोनॉमिक स्केल, बड़ी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, मार्केट डोमेन स्टेबिलिटी, स्पेशलाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये इसमें रिलेटेड आप खुद भी लिख सकते हो, बस आपने क्या करना है कि ये जो की पॉइंट है इनको याद कर लें एडवांटेजेस के लिहाज से। और डिसएडवांटेजेस में क्या है? ब्यूरोक्रेसी, ज्यादा रूल्स शो, स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और क्या होता है कि एम्प्लॉय की एलिनेशन होती है, छोटे एम्प्लॉयज अपना अहम हिस्सा महसूस नहीं करते, हाई ओवरहेड कॉस्ट होती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास बिगर ऑलवेज बेटर। इस बिगर ऑलवेज बेटर इस तरह का क्वेश्चन आपको लेसन नंबर 19 में प्रोवाइड किया गया नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस बिगर ऑलवेज बेटर नहीं, साइज की डिपेंड है इंडस्ट्री टाइप पर, कंपीटिटिव इन्वायरमेंट पर, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर। साइज विद स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। छोटा साइज क्या करता है? कम फॉर्मलाइजेशन, कम हायरार्की होती है और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है। और लॉन्ग साइज में क्या होता है? ज्यादा फॉर्मलाइजेशन होती है, ज्यादा हायरार्की होती है और मशीनिस्टिक स्ट्रक्चर होता है। ये फर्क आपका पूछ सकते हैं। लेसन नंबर 20 से अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे एमसीक्यूज मिले तो वो क्या थे? ऑर्गेनाइजेशन साइज को किस तरह मेजर किया जाता है? एम्प्लॉय की तादाद, टोटल सेल्स एसेट से। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के दो नुकसान क्या होते हैं? ब्यूरोक्रेसी, स्लो डिसीजन मेकिंग। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन की दो खूबियाँ क्या हो सकती है? फ्लेक्सिबिलिटी, क्विक इनोवेशन। इकोनॉमिक्स का स्केल क्या? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है? बड़ी प्रोडक्शन से पर यूनिट कॉस्ट कम होना। साइज स्ट्रक्चर डायमेंशंस को कैसे इफेक्ट करती है? बड़े साइज ज्यादा फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ले आते हैं। अच्छा जी, बस ये मैं अगर आप लोगों को बता आई हूँ। इसमें अगर हमारा क्वेश्चन बन सकता है तो वो क्या है? अगर एक कंपनी ग्रोथ कर रही है और साइज बढ़ रहा है तो मैनेजर्स को क्या चेंजेस करनी चाहिए? तो क्या करना होगा जी? मैनेजर्स को स्ट्रक्चर और फॉर्मलाइज्ड करना चाहिए, यानी कि मैनेजर्स को जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्मलाइज करें, क्लियर हायरार्की बनाएं और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। दूसरा आपका क्वेश्चन बन सकता है क्या छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कम्पीट कर सकता है? हाँ, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और नीच मार्केट पर फोकस ज्यादा रखें। नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर 21 स्टार्ट हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल जस्ट बिकॉज इट्स माई ड्रीम टू हैव 10K सब्सक्राइबर्स इन मोर देन 1 ईयर। मुझे हो गया यूट्यूब पे आप लोगों की हेल्प करते हुए, वीडियोस बनाते हुए, लेकिन अभी तक मेरा 10K का ड्रीम नहीं पूरा हुआ। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, इट्स आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर एंड कमेंट जरूर करना।
तो जी स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 21। होप सो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अच्छा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया अल्लाह करे उनके तो ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे अच्छे नंबर से पास हो जाए, आमीन। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल डेफिनेशन दी। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल रेफर्स टू द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो थ्रू फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी, पोटेंशियल डिक्लाइन, ईच विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजेस। अच्छा जी, स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल, इस पे गौर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे ध्यान से सुनना। स्टेजेस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल की? पहली स्टेज है एंटरप्रेन्योरल स्टेज। इसमें क्या होता है जी, फोकस करता है सर्वाइवल पे, इनोवेशन पे और मार्केट की एंट्री पे। स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि हम लोग इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबल और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल देखते हैं। चैलेंजेस में क्या होता है कि लिमिट रिसोर्सेज और अनसर्टेनिटी होती है। नेक्स्ट इसकी लाइफ साइकिल की आती है दूसरी स्टेज, कलेक्टिविटी स्टेज, यानी कि ग्रोथ फेज, टीम चूज वगैरह करना। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टिल इनफॉर्मल बट सम डिपार्टमेंट्स होते हैं, लीडरशिप होती है और मोटिवेशन वगैरह देखना होता है इसमें। फॉर्मलाइजेशन स्टेज में क्या होता है कि तीसरी स्टेज है लाइफ साइकिल की, फॉर्मलाइजेशन स्टेज। अच्छा, ये स्टेज की लाइफ क्या कहते हैं इसको, स्टेप्स भी याद रखना, आगे पीछे नहीं स्टेज करनी है आपने, ठीक है। पहली हमारे पास क्या थी, इंटरप्रेन्योरल स्टेज, दूसरी थी कलेक्टिविटी स्टेज, तीसरी है फॉर्मलाइजेशन स्टेज, चौथी है इलेबोरेशन स्टेज। इसमें क्या होता है कि लफ्ज से ही क्लियर है, एक चीज को तफसील से बयान करना, एक्सपेंशन करना। स्ट्रक्चर में एक कम्प्लेक्स में भी डिविजनल या मैट्रिक्स हो सकता है। चैलेंजेस इसमें क्या हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी, इनोवेशन एंड स्लो डाउन। नेक्स्ट हमारी इसकी आती है 5 स्टेज, डिक्लाइन रिन्यूअल स्टेज, either decline due to rigidity or renewal through the adaptation structure may need re restructuring। ओके, तो ये आपने स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन एन ऑर्गेनाइजेशन ये पांचों जरूर याद रखनी है। की कंसेप्ट, स्ट्रक्चर्स चेंजेस विद लाइफ साइकिल। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल होते हैं, बड़े में क्या होता है कि मशीनिस्टिक स्ट्रक्चर होते हैं और फॉर्मल सेंट्रलाइज्ड होते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद है चैलेंजेस एट ईच स्टेज। ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है कि हर स्टेज पे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, सर्वाइवल, फाइंडिंग कस्टमर्स का हो सकता है। स्टेज 2 पे मैनेजिंग ग्रोथ और बिल्डिंग टीम हो सकती है। स्टेज 3 में कंट्रोलिंग कॉस्ट, मेंटेनिंग कल्चर हो सकता है। स्टेज 4 पे अवॉइडिंग ब्यूरोक्रेसी, स्टेइंग इनोवेटिव। और फिफ्थ स्टेज में क्या हो सकता है, अडेप्टिंग टू चांस और फेसिंग डिक्लाइन। ये चैलेंजेस आपके हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ साइकिल अंडरस्टैंडिंग। मैनेजर्स को पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी मरहले में है, मैनेजर्स को पता होता है। इस साइकिल के थ्रू अपावर पीरियड स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं, डिक्लाइन से बच सकते हैं, बचने के लिए टाइमली चेंजेस किए जा सकती हैं। तो ये फायदे होते हैं लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करने के। अच्छा जी, इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बनते हैं फ्रॉम लेक्चर नंबर 21, तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल क्या है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ फ्रॉम स्टार्ट टू मैच्योरिटी, डिक्लाइन। एंटरप्रेन्योरल स्टेज को की दो सिफात, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर और इनोवेशन फोकस होता है। फॉर्मलाइजेशन स्टेज में कहते हैं रूल्स, प्रोसीजर, हायरार्की एस्टैब्लिश होती है। यह मैंने आपको ऊपर पढ़ाई दी है, किसी ने पढ़ना हुआ तो यहाँ पे आप 1 मिनट के लिए वीडियो को स्टॉप करके खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं नहीं क्योंकि वेस्ट कर रही है आपका टाइम कि मैंने पूरे लेक्चर 45 कवर करवाने हैं। नेक्स्ट है जी एग्जाम प्रैक्टिस। इसमें आपके जो एग्जाम्स के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो क्या है कि अगर कंपनी ग्रोथ फेज में है और उसकी टीम बढ़ रही है तो उसका कौन सी स्ट्रक्चरल चेंज जरूरी होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए कि थोड़ी फॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स बनाने चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल किस मरहले में ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पर ज्यादा ब्यूरोक्रेसी होती है, तो वो होती है फॉर्मलाइजेशन और इलेबोरेशन स्टेजेस के अंदर। लेसन नंबर 22 हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 22 है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज्यादा। ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय standardized procedure, formal division of labor, hierarchy of authority, and impersonal relationships designed to achieve efficiency and control। अगर मैं इसको उर्दू में आप लोगों को थोड़ा पढ़ा दूं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर होते हैं, फॉर्मल डिवीजन लेबर होती है, अथॉरिटी की हायरार्की होती है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पाए जाती हैं। इसका मकसद एफिशिएंसी और कंट्रोल हासिल करना है। अच्छा जी, की फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, राइट डाउन द की फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क्या आपको आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, हम अभी याद कर लेंगे। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी पहला की फीचर है, इसमें हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। दूसरा इसमें क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। तीसरा है फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर। तीसरा है इन पर्सनैलिटी। और चौथा है करियर ओरिएंटेशन। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी में क्या है, क्लियर चेन ऑफ कमांड, हर किसी को पता होता है कि वो किसी को रिपोर्ट करे। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड रूल्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के लिए।
फॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर में क्या होता है, रिटन पॉलिसीज होती है, मैनुअल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। इम्पर्सनैलिटी में क्या होता है, डिसीजंस रूल्स आर फैक्ट्स पर बेस्ड, पर्सनल रिलेशंस पर नहीं होते। और करियर में क्या होता है कि प्रमोशन बेस्ड मेरिट और क्वालिफिकेशंस वगैरह को देखा जाता है। ये की फीचर्स हैं किसके, ब्यूरोक्रेसी के। ब्यूरोक्रेसी के अगर हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे नजर डालें तो एडवांटेजेस में क्या होता है कि एफिशिएंसी होती है, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, फेयरनेस होती है और कंट्रोल होता है। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि रिजिडिटी, रूल्स चेंज करने में डील हो जाती है, रेड टेप, ज्यादा पेपर वर्क और प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, एम्प्लॉय डिससेटिस्फिकेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को रोकता है, स्लो डिसीजन मेकिंग, हर डिसीजन ऊपर से आना पड़ता है। कंट्रोल सिस्टम इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कंट्रोल क्या होता है, फॉर्मल कंट्रोल में रूल्स, बजट्स, ऑडिट्स और रिपोर्ट्स आते हैं। इनफॉर्मल कंट्रोल में क्या आता है, कल्चर, नॉर्म, स्पीड, प्रेशर। आउटपुट कंट्रोल में क्या होता है कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, टारगेट्स, केपीआईज होता है, नतीजों पर कंट्रोल करना होता है आपने, बिहेवियरल आउटपुट यानी कि रवैये पर कंट्रोल करना होता है, सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये वाले चार। नेक्स्ट है, व्हेन इज ब्यूरोक्रेसी इफेक्टिव। आपका ये 3 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ब्यूरोक्रेसी कब इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टेबल इन्वायरमेंट्स जब चेंजेस कम, स्टेबल इन्वायरमेंट्स में जब चेंजेस कम हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जब कंट्रोल जरूरी हो, रूटीन टास्क में जब इनोवेशन की जरूरत ना हो, तो हम लोग ब्यूरोक्रेसी को इफेक्टिव कह सकते हैं। एग्जांपल इसमें क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी, लार्ज कॉरपोरेशंस, आईबीएम, हिस्टोरिकल एक्सेट्रा। मॉडर्न व्यूज ऑन ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मॉडर्न व्यूज को देखा जाए कि आजकल की डायनामिक इन्वायरमेंट में फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ज्यादा पसंद किया जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन टीम वर्क, एम्पावरमेंट और इनोवेशन को प्रोमोट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है। ब्यूरोक्रेसी अब भी यूजफुल है जब सेफ्टी, कंप्लेंट्स और क्वालिटी कंट्रोल जरूरी होती है। इसमें अगर एमसीक्यूज देखें तो ब्यूरोक्रेसी की 3 खास सिफात क्या है, हायरार्की, फॉर्मल रूल्स और डिवीजन ऑफ लेबर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, रिजिडिटी, स्लो डिसीजन मेकिंग होती है। फॉर्मल कंट्रोल क्या होता है, रूल्स, बजट्स और ऑडिट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेसी किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है, लार्ज स्टेबल रूटीन टास्क ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। इम्पर्सनैलिटी से क्या मुराद है, डिसीजन पर्सनल नहीं बल्कि रूल्स पर बेस्ड होते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इम्पर्सनैलिटी मीन्स ऐसे डिसीजंस जो कि पर्सनल नहीं होते, आपने रूल्स को फॉलो करके करने होते हैं। आउटपुट कंट्रोल की एग्जाम्पल क्या है, सेल्स टारगेट, प्रोडक्शन क्योर्स। ब्यूरोक्रेसी और इनोवेशन का क्या रिश्ता है, ब्यूरोक्रेसी इनोवेशन को डिस्करेज करती है। अगर इसमें हम लोग देखें तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर एक कंपनी, अगर मुझे आई डोंट थिंक सो कि 45 लेक्चर्स कवर हो सकेंगे। अभी हम लोग लेक्चर नंबर 23 पे हैं और 17 मिनट्स की वीडियो हो गई है। अच्छा जी, अगर एक कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है तो क्या उसे ब्यूरोक्रेसी फॉलो करनी चाहिए, नहीं। इनोवेटिव को लिए फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बेहतर है, ब्यूरोक्रेसी क्रिएटिव को रोक देती है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ब्यूरोक्रेसी क्यों नेसेसरी है, गवर्नमेंट में क्यों ब्यूरोक्रेसी को इंपॉर्टेंट किया जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म रूल्स होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है और पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी जरूरी होती है। So let's start from our lecture number 23, organizational culture definition. Organization culture refers to the shared values, belief, understanding, norms and behaviors that shape how employees think, feel and act with an organization. अच्छा जी, की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के की एलिमेंट्स क्या हैं। टोटल 5 हैं, वैल्यूज, नॉर्म्स, सिंबल्स, हीरोज एंड केयर एंड सेरेमोनीज। ठीक है, सेरेमनीज में होता है कि वैल्यूज में क्या होता है कि गाइडिंग प्रिंसिपल और कोर बिलीव्स, इंटीग्रिटी, इनोवेशंस वगैरह। नॉर्म्स में क्या होता है कि अनरिटन रूल्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, ड्रेस कोड, कम्युनिकेशन स्टाइल वगैरह क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। सिंबल्स में क्या होता है, लोगोस, ऑफिशियल डिजाइन, रिचुअल्स, स्टोरीज वगैरह। हीरोज में क्या होता है कि इंडिविजुअल हु एम्बॉडी कल्चर्स। और सेरेमनीज में क्या होता है कि इवेंट्स दैट रिफाइन कल्चर, अवार्ड्स एंड एनुअल मीटिंग्स, ये सेरेमनीज में आता है। सो ये क्या है, की एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अब हम लोग फर्क देखो कि आगे हम लोगों ने एलिमेंट्स देखे हैं लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स को देख रहे हैं। तो इसके टोटल टाइप्स 4 हैं। क्या है, क्लीन कल्चर, क्लीन स्ट्रक्चर यानी कि फैमिली लाइक, टीम वर्क, लॉयलिटी, मॉनिटरिंग होता है, क्लैन स्ट्रक्चर होगा ये। अधूरी कल्चर, अधूरी कल्चर यानी कि इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग एंड डायनामिक और इंटरप्रेन्योरल होता है। मार्केट कल्चर में क्या होता है कि कम्पिटिटिव, गोल ओरिएंटेड, रिजल्ट राउंड। हायरार्की कल्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर, फॉर्मल, रूल्स बेस्ड, ब्यूरोक्रेटिक
एक्यूरेसी हो सकती है। तो ये आपका आप कर सकते हैं 5 मार्क्स का उसको क्या कहते हैं ना कॉलम बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बना सकते हैं लॉन्ग, और एमसीक्यूज के लिहाज से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कल्चर इज क्रिएटेड एंड मेंटेन। कल्चर किस तरह क्रिएट और मेंटेन किया जाता है? फाउंडर्स और लीडर्स के थ्रू, सिलेक्शंस के थ्रू कि कौन सा एम्प्लॉय हायर करना है कल्चर्स के देखते हुए। सोशलाइजेशन में क्या होता है कि न्यू एम्प्लॉयज को कल्चर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्टोरीज और रिचुअल्स में क्या होता है, कल्चर्स को रेनफोर्स करते हैं। रिवार्ड सिस्टम में कल्चर कॉन्सिस्ट बिहेवियर को इनकरेज करता है कि इस तरह हम लोग कल्चर को मेंटेन रख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एम्प्लॉय की मोटिवेशन होती है, परफॉर्मेंस देखनी होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करती है, और अडाप्टेबिलिटी यानी कि अगली कल्चर चेंज को आसानी करती है। ये इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर। तो स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या होता है कि क्लियर, वाइडली शेयर्ड, हाई इन्फ्लुएंस बिहेवियर इसमें होता है, गूगल एंड एप्पल वगैरह। वीक कल्चर में क्या होता है कि अनक्लियर, इनकंसिस्टेंट, लो इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। ये फर्क आप लोगों ने याद कर लेना। उसके बाद है चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कल्चर चेंज स्लो और चेंजिंग कल्चरल चेंज जो है वो स्लो और चैलेंजिंग हो सकता है। स्टेप्स इंक्लूड लीडरशिप, कमिटमेंट, न्यू वेरिएंट एंड अलायंस सिस्टम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, एमसीक्यूज अगर हम लोग देखें तो लेसन नंबर 23 से क्या बनते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है? शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स और बिहेवियर्स जो कंपनी में देखे जाते हैं। कल्चर के 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सिंबल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लैन कल्चर की शिफ्ट क्या होती है? फैमिली लाइक, टीम वर्क और लॉयल्टी होती है। कल्चर किस तरह का मेंटेन होते हैं? सोशलाइजेशन, स्टोरीज और रिवार्ड्स के थ्रू। स्ट्रॉन्ग कल्चर के 2 फायदे, हाई एम्प्लॉय लॉयल्टी, क्लियर डिसीजन गाइडेंस होती है। मार्केट कल्चर का कोई फोकस होता है कम्पिटिटिव रूल्स वगैरह पे। हीरोज कल्चर में क्या रोल करते हैं? वो कल्चर की मिसाल बनाते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। ये काम किसका होता है? हीरोज नाम से ही इजी है। इसमें क्या आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एक कंपनी का कल्चर इनोवेशन पर फोकस करता है तो उसके एम्प्लॉयज का बिहेवियर पर क्या असर होगा? एम्प्लॉयज रिस्क लेंगे, न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करेंगे, कोलैबोरेशन और इनकरेज करेंगे। क्या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज की जा सकती है? हाँ, लाइकली स्लोली। लीडर्स को नए वैल्यूज इंट्रोड्यूस करने, सिस्टम को अलाइन करने और कंसिस्टेंटली रीइंफोर्स करने के लिए जरूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 24 से, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड कल्चर डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड प्रोसीजर दैट डिफाइन हाउ वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड कल्चर इन द शेयर्ड वैल्यूज एंड बिहेवियर इन द शेप एम्प्लॉय एक्शन। The two must align for effectiveness. How design influence culture, ये important नहीं है। अच्छा जी, how culture influence design, ये आप लोग ना पढ़ लेना, लेकिन ये इस तरह का इतना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है नहीं। अगर कल्चर रिस्क टेकिंग ही हो तो डिजाइन ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगर कल्चर स्टेबिलिटी पर फोकस करता है तो डिजाइन मिशनिस्टिक हो सकता है। एग्जाम्पल गूगल इनिशिएटिव। अच्छा, ये 2 आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। अलाइनमेंट ऑफ डिजाइन एंड कल्चर, फिट होना जरूरी है वरना इनएफिशिएंसी, एम्प्लॉयज डिससेटिस्फिकेशन हो जाती है। डिजाइन चेंजेस ऑफन रिक्वायर करते हैं कल्चर चेंजेस को। नेक्स्ट है जी कॉन्टीजेंसी फैक्टर इफेक्टिव बोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जी किस तरह कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इनको। तो स्ट्रेटेजी, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड साइज। स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, इनोवेटिव कल्चर प्लस ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन वगैरह को इफेक्ट कर सकता है। डायनामिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि अडेप्टेटिव कल्चर प्लस फ्लेक्सिबल डिजाइन इक्वल्स टू डायनामिक इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी, नॉन रूटीन टेक, कोलैबोरेटिव कल्चर प्लस हॉरिजॉन्टल डिजाइन। और साइज में क्या कि लार्ज साइज इक्वल टू फॉर्मल कल्चर प्लस मशीनिस्टिक डिजाइन। उसके बाद केस एग्जांपल साउथ वेस्ट एयरलाइंस, ये आपको एग्जांपल्स के लिए बताया गया था, क्या पता कोई एमसीक्यूज मान नहीं जाए। तो कल्चर में क्या था कि फन, कस्टमर फोर्स, टीम वर्क, डिजाइन, डिसेंट्रलाइज, फ्लेक्सिबल, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, रिजल्ट, हाई परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन और कस्टमर लॉयल्टी इसमें देखी गई थी। स्टेप्स टू अलाइन डिजाइन एंड कल्चर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज्यादा। एक आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट डाउन द स्टेप्स टू अलाइन डिजाइन एंड कल्चर। तो इसमें टोटल 5 स्टेप्स आते हैं। असेस कल्चर, करंट कल्चर, डिफाइन डिजायर्ड कल्चर, रीडिजाइन स्ट्रक्चर, अलाइन सिस्टम एंड कम्युनिकेट एंड रेनफोर्स। ठीक है, असेस करंट कल्चर, तो आप किसको कैसे असेस कर सकते हैं? सर्वे और इंटरव्यू से। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? विजन और वैल्यूज से। रीडिजाइन कैसे कर सकते हैं? टू सपोर्ट कल्चर, रिड्यूस लेयर ऑफ इनोवेशन, अलाइन सिस्टम, हायरिंग, रिवार्ड्स एंड ट्रेनिंग वगैरह। तो ये स्टेप्स हैं किसके? कल्चरल और डिजाइन को अलाइन करने के। इसमें एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं जी? ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन और कल्चर का रिश्ता क्या है? दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, अलाइनमेंट जरूरी होती है।
अच्छा जी, ये उर्दू में मैंने इसीलिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ये ना कहना कि भई हमारा पेपर इंग्लिश में आएगा, इस तरह का कोई कमेंट ना कर देना। मुझे पता है इंग्लिश में आएगा एंड आई कैन से कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आके आप लोग उर्दू को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बहुत अच्छे से जानते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोग जब बीयू में अपनी वर्डिंग में आंसर लिख के आते हो ना, तो उसके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये एक सच है। लेकिन रेलिवेंट ही होना चाहिए। अच्छा जी, ये मशीनिस्टिक डिजाइन किस टाइप की कल्चर को सपोर्ट करता है? कंट्रोल ओरिएंटेड रूल बेस्ड कल्चर्स को सपोर्ट करता है। अगर कल्चर इनोवेटिव हो तो कौन सा डिजाइन बेहतर रहता है, ऑर्गेनिक या हॉरिजॉन्टल डिजाइन? ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डिजाइन चेंज करने से कल्चर पर क्या असर होता है? कल्चर भी चेंज की जरूरत होती है। कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स जो डिजाइन और कल्चर को इफेक्ट करते हैं, स्ट्रेटजी, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी, साइज वगैरह। साउथ वेस्ट एयरलाइंस की कल्चर और डिजाइन की एग्जांपल फन कल्चर और डिसेंट्रलाइज्ड डिजाइन की थी। अलाइनमेंट ना होने से क्या मसले होते हैं? कंफ्यूजन होती है, लो मोरल और इनएफिशिएंसी होती है, लो मोरल होता है। कल्चर को चेंज करने से क्या का पहला स्टेप कल्चरल करंट कल्चर को एक्सेस करना। लेसन नंबर 26 है एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज, ये एथिकल वैल्यूज जो हैं वो मॉरल प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इंश्योर करते हैं फेयरनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ फॉर स्टेक होल्डर। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल व्यूज। एथिकल व्यूज की इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर? बिल्ड करता है ट्रस्ट को, इनहेंस करता है रेपुटेशन को, लीगल कंप्लेंट्स वगैरह को के ऊपर पाबंदी लगाता है, फाइन्स, लॉसूट्स और लीगल प्रॉब्लम से बचाते हैं। एम्प्लॉयज मोरल, मतलब कि एम्प्लॉय प्राउड महसूस करते हैं और लॉयल होते हैं, और लॉन्ग टर्म सक्सेस, सस्टेनेबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाती है क्या? एथिकल वैल्यूज। नेक्स्ट है जी, कॉमन एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? आगे तो हम लोग वैल्यूज में देख रहे थे ना, इश्यूज क्या आते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, मफाद वगैरह पे लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है, जेंडर, रेस, एज, रिलीजन पर बिना वजह ही फेवरेटिज्म या बेस हो सकती है, हैरेसमेंट आ सकता है, सेक्सुअल या वर्बल हैरेसमेंट हो सकती है, फ्रॉड या कॉर्पोरेशन में क्या क्या फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी, ब्राइब्स वगैरह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इंपावरमेंट हार्म भी हो सकता है, पॉपुलेशन, वाटर wasteful practices एक्सेट्रा। हाउ टू प्रमोट एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज को हम लोग प्रमोट कैसे कर सकते हैं? कोड ऑफ एथिक्स, रिटन गाइडेंस फॉर एक्सपेक्टेड बिहेवियर के थ्रू, एथिकल ट्रेनिंग के थ्रू, रेगुलर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू, लीडरशिप एग्जांपल्स के जरिए लीडर को एथिकल बिहेवियर के रोल मॉडल होना चाहिए, विसल ब्लोवर प्रोटेक्शंस के थ्रू, सेफ चैनल्स फॉर रिपोर्टिंग अनएथिकल एक्ट्स, एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स के जरिए, स्टेप्स लाइक आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, गैदर फैक्ट्स, इवैल्यूएट ऑप्शंस एंड डिसाइड एथिकली। ये क्या है? इसके थ्रू हम लोग वैल्यूज को प्रमोट कर सकते हैं। कौन सी? एथिकल। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। एथिकल विद अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर के ऊपर 3 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एथिकल कल्चर्स में क्या आता है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ओपन कम्युनिकेशन, रिवॉर्ड फॉर इंटीग्रिटी। और अनएथिकल कल्चर में क्या आ सकता है कि स्केरी, प्रेशर टू मीट टारगेट एट एनी कॉस्ट, फियर पनिशमेंट फॉर स्पीकिंग अप। ये जो है ना, ये आपको मस्ट भी याद करना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये इसमें जो वर्डिंग है ना, ये होप सो आपको ना याद रहे, बल्कि मैं इसीलिए कहूंगी कि आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अभी से इनको याद कर लो, ठीक है? तो चलें फिर टेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, SCR, व्हाट इज दिस कॉल्ड? SCR, एस एस सॉरी CSR का मतलब है कि कंपनी, सोसाइटी और इन्वायरमेंटल की भलाई के लिए जिम्मेदारी उठाना। एग्जांपल्स, चैरिटी, डोनेशंस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। CRS एथिकल वैल्यूज का हिस्सा होती है। भाई इतना इजी ये वाला आपका सब्जेक्ट है, तो मोस्टली मुझे इस पे कमेंट्स क्यों आ रहे थे कि MGT 504 पे बनाए, इजी सब्जेक्ट है ये। अच्छा जी, केस एग्जांपल्स, इग्नोरेंस स्कैंडल में क्या आता है कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, अकाउंटिंग फ्रॉड, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अनएथिकल लीडरशिप वगैरह। रिजल्ट में कंपनी कॉल्स कोलैप्स्ड, एम्प्लॉयज लॉस्ट जॉब कर सकती है, इन्वेस्टर्स लॉस्ट कर सकते हैं मनी को। लेसन इसमें कहते हैं एथिकल वैल्यूज की कमी, डिसास्टर्स हो सकती हैं। एमसीक्यूज क्या क्या एथिकल वैल्यूज क्या होती हैं? इन एमसीक्यूज पे ना जरा फोकस करो। एथिकल वैल्यूज क्या है? मॉरल प्रिंसिपल्स जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को गाइड करते हैं। एथिकल वैल्यूज के फायदे क्या होते हैं? ट्रस्ट बिल्ड होता है, बेटर रेपुटेशन होती है और लीगल कंप्लेंट्स होती है। कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट के एग्जांपल, मैनेजर अपनी फैमिली की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है जी, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? रिटन रूल्स फॉर एथिकल बिहेवियर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। CRS की फुल फॉर्म क्या है?
CSR की फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनएथिकल कल्चर की दो अलामत, सेक्रेसी एंड देन प्रेशर टू कट कॉर्नर। विसल ब्लोवर क्या होता है कि वो अनएथिकल प्रैक्टिस जो एक्सपोज करता है, एक्सेट्रा। इरॉन स्कैंडल का क्या सबक मिलता है? इरॉन स्कैंडल से हमें एथिकल फेलियर कंपनी को तबाह कर सकता है। एग्जाम्पल इसमें एक क्वेश्चन क्या बन सकते हैं जी, अगर एक एम्प्लॉय देखे कि उसकी कंपनी इलीगल वेस्ट डंप कर रही है तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, उससे इंटरनल विसल ब्लोअर सिस्टम या एथिक्स हॉटलाइन यूज करनी चाहिए। रिपोर्ट करना एथिकल ड्यूटी है। किसमें कि अगर एम्प्लॉय देखे कि उसकी कंपनी इलीगल वेस्ट डंप कर रही है। क्या एथिकल वैल्यूज प्रॉफिटेबिलिटी को कम करते हैं? क्या इसका सच से कोई तल्लक है? नहीं जी। लॉन्ग टर्म में एथिकल कंपनीज ज्यादा सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल होती है। ट्रस्ट और रेपुटेशन एसेट्स होते हैं। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 27, एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज की डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो इसको स्किप कर देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड ट्रस्ट, इनहेंस। ये रिपीट नहीं हो गया मेरे से, आई थिंक लेक्चर, हाँ जी, ये लेसन 20